हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जबरदस्त होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो समान अध्ययन का हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे थे, उसका आज क्रम होगा 12। तो चलिए मॉडल पेपर 12 के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि अरशद अली खां एक भारतीय संगीतकार थे जो किसके वादक थे। तो जो अरशद अली खान थे वो रुद्र वीणा के वादक थे। रुद्र वीणा के वादक थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अरशद अली खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था अलवर में। कहाँ पे हुआ था? अलवर में। और अलवर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि सैन्य कमांडरों द्वारा द्विवार्षिक सम्मेलन 2023 में कहां पर आयोजित किया गया था। कह कि सैन्य कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन जो 2023 में हुआ था वह कहां पर आयोजित किया गया था? तो वह आयोजित किया गया था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, अर्थात सरकारी बैंक है? तो वह है बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो वह है गुजरात के बड़ोदरा में। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थिर नहीं है? तो देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी है मेहरगढ़, यह आपका भारत में स्थित नहीं है। बाकी सब ईमानगांव, हुस्गी और हल्लूर ये तीनों भारत में स्थित है। जो आपका मेहरगढ़ है वह बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ पे है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान नामक स्थान पे मेहरगढ़ है जो पाकिस्तान में पड़ता है। किस नदी के किनारे है ये भी बात आप ध्यान रखेंगे तो ये है बोलन नदी के किनारे। बोलन नदी के किनारे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 है वह है ग्राम पंचायतों के गठन या संगठन से। बात वही हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 का है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा 7वां? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न कर रहा है कि जब किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है तो इसका अर्थ क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम लिखे Na+। अब Na+ में इसका अर्थ क्या होगा? यानी कि यह एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया होगा। और किसी भी तत्व के नाभिक में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। लेकिन जब यह एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो इसके ऊपर धनावेश हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और प्रोटॉन कम होंगे। कहाँ पे लिखा है देख लीजिए एक बार। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के तुलना में प्रोटॉन अधिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन के तुलना में प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को यह त्याग दिया है इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तृतीयक उपभोक्ता है? तो जो आपका सांप है वह आपका तृतीयक उपभोक्ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में न मिलने से किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो वो आपका कमी हो जाता है विटामिन डी का। सुबह सुबह सूर्य के प्रकाश से यही विटामिन हमें मिलता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मकर संक्रांति का त्यौहार निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो जो मकर संक्रांति का त्यौहार होता है वह सूर्य देवता को समर्पित होता है। किससे देवता को? सूर्य देवता को समर्पित होता है। बात क्लियर है?
बात क्लियर। यह हिंदू धर्म का त्यौहार है। यह जो त्यौहार है सूर्य का मतलब सूर्य को पूरी तरीके से समर्पित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कराए कि साइमन कमीशन का उद्देश्य था। सर्वप्रथम तो आपको यह बात जानना पड़ेगा कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। तो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1927 में। यह भारत कब आया था साइमन कमीशन? तो 1928 में भारत आया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है? तो जो भिक्षुओं के रहने और ध्यान कक्ष जो है उसका नाम होता था बिहार। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रिका होती है जबकि जंतु कोशिका में एक छोटी छोटी होती हैं। क्या होती हैं? देखिए, पादप कोशिका में जो पादप कोशिका एक बड़ी केंद्रिका रिक्तिकाएं, यहां मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, चलिए रिक्तिका मान लीजिएगा, रिक्तिका है, ठीक है, कि पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिकाएं होती हैं जबकि जंतु कोशिका में छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। छोटी छोटी रिक्ति, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, रिक्तिका होती हैं और यहाँ पे छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक कम जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है वो हमारा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जहाँ का जनसंख्या घनत्व मात्र 17 है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम यहीं का जनसंख्या घनत्व है। आप हमें बता सकते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। चलिए अगला प्रश्न, कारक किसी वस्तु की गति की मूल इकाई क्या होता है? यानी कि कारक की गति का मात्रक क्या होता है, यही हमसे पूछा है। तो जो गति का मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी, मीटर प्रति सेकंड। गति का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए आप हमें बताएंगे कि गति का बीमा क्या होता है। गति का बीमा क्या होता है? ठीक है, गति का बीमा आप हमें बताएंगे। अगला प्रश्न कर रहा है कि 1540 में कन्नौज के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी? तो कन्नौज का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था और भारत छोड़ने पे मजबूर कर दिया था और इसके बाद से हुमायूं भारत से निष्कासित जीवन जीता है। तो किसकी हार हुई थी? हुमायूं की हार हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलेय है? तो जो विटामिन जल में विलेय होता है वो होता है बी और सी। यही दोनों विटामिन जल में विलेय होते हैं। इसके बाद जो भी विटामिन होते हैं वह वसा में विलेय होते हैं। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार सी दिया है, तो सी जल में विलेय होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कराए प्रश्न नंबर 19 कि समूह का एक अस्थायी गठन
क्या कहलाता है? जो समूह का अस्थायी गठन होता है वह कहलाता है गठबंधन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि एलिफेंटा की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो जो एलिफेंटा की गुफा है वह आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप हमें बताएंगे कि ये जो एलिफेंटा गुफा है वह किस देवता से संबंधित है? तो जो एलिफेंटा गुफा है वह भगवान शिव एवं माता पार्वती को समर्पित है। शिव और पार्वती को समर्पित है। ठीक है। अब एक बात और इससे याद रखेंगे कि यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित हुआ था। कब हुआ है? तो चलिए मैं ही बता देता हूं। यह हुआ था 1987 में। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था 1987 में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21 करें कि ईमेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? करें कि ईमेल एक संदेश वितरण प्रणाली है, सही बात है। जीमेल एक निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा है, सही है। दुनिया का प्रत्येक ईमेल एड्रेस यूनिक है, सही है। ईमेल एड्रेस से पहले नाम में डोमेन नाम होता है, ये आपका गलत है। यही आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 22 कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक ईमेल एड्रेस के दो हिस्सों में अलग करता है? जैसे ईमेल आप देखे होंगे तो ईमेल होता है कि आपका ABC ऐसे @gmail.com। तो जो @ होता है वही ईमेल को दो हिस्सों में बांटता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो जो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान है वह आपका लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर? यहाँ तक की बात क्लियर है? यदि यहाँ तक की बात क्लियर हो तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। इसकी स्थापना कब हुई थी, क्या आप हमें बता सकते हैं? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1989 में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो जो उत्तर प्रदेश आलू अनुसंधान संस्थान है वह है मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ में। मेरठ में भी कहाँ? तो मेरठ में एक जगह पड़ता है मोदीपुर। तो इसी मेरठ के मोदीपुर में उत्तर प्रदेश आलू अनुसंधान संस्थान है। आप हमें बताएंगे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान केंद्र या वही अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो यह आपका है शिमला में। शिमला में। शिमला कहाँ पड़ता है? तो शिमला पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कराए कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावशाली है? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड। तो जो सबसे अधिक प्रभावशाली है वो आपका है हाइब्रिड बीज। उन्नतशील किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर मध्य क्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र, चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? तो यह करेगा आपका वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है। कहाँ पे? तो वह किया गया है इटावा में। कहाँ किया गया है? इटावा में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार
उत्तर प्रदेश का वह है लखीमपुर खीरी। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, जनसंख्या की बात नहीं हुआ है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वह आपका है लखीमपुर खीरी। और जो सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से वो आपका है हापुड़। कौन सा है? हापुड़। आप हमें बताएंगे कि जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या के दृष्टि से बड़ा और छोटा दोनों बताएंगे आप हमें। चलिए प्रश्न नंबर 29 कराए कि इनमें से किसे फिक्की का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो जो फिक्की का महासचिव नियुक्त किया गया है वह किया गया है, किसको किया गया है? 29। इनमें से किसे फिक्की का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? यह किया गया आपका शैलेश पाठक को, एक बार देख लीजिएगा, लेकिन मेरे अनुसार शैलेश पाठक जी होने चाहिए फिक्की का महासचिव। ठीक है, एक बार आप जरूर इस प्रश्न को देख लेंगे। ठीक है, तो और आप मुझे बताएंगे कि फिक्की का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, ये दो बात आप हमें जरूर बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में उत्तर प्रदेश का पहला परमाणु संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो वह किया जाएगा उत्तर प्रदेश का पहला परमाणु, ठीक है, यह किया जाएगा आपका हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में एक गांव पड़ता है जिसका नाम होता है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में भी एक जिला है गोरखपुर और हरियाणा में भी पड़ता है गोरखपुर गांव, वहीं पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न खरा कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह नियुक्त किए गए हैं नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में तो टोटल 3 बार नोटबंदी हुई है। एक हुआ है स्वतंत्रता से पहले और 2 बार हुआ है स्वतंत्रता के बाद, टोटल 3 बार हुए हैं। और स्वतंत्रता के बाद पहली बार हुआ था 1978 में। आप हमें बताएंगे जब 1978 में स्वतंत्र भारत में पहली बार नोटबंदी हुई थी उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, और इसमें आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि इस नोटबंदी में 1000 का नोट, 5000 का नोट और 10,000 का नोट, ये तीनों नोट को बंद कर दिया गया था। और दूसरी बार तो आपको पता होगा कि 2016 में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 500 और 1000 के नोट को बंद किए और पुनः इसके स्थान पे 500 और 2000 के नया नोट जारी किया गया। पर वर्तमान में 2000 के नोट को भी बैन कर दिया गया है। यहाँ तक बात क्लियर है। आपका प्रश्न क्या है कि आप बताएंगे कि 1978 में जब स्वतंत्र भारत का पहली बार नोटबंदी हुआ था उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, चलिए तो स्वतंत्रता के बाद पूछ रहा है तो केवल 2 बार हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कराए कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। तो जो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई आखिरी का कविता थी वह था 1 नवंबर 1984। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बताएंगे कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में और उस जिला का नाम था प्रयागराज। किस जिला में हुए थे पैदाई? प्रयागराज में। सन कौन सा था? तो 1907 में इनका प्रयागराज में जन्म होता है। बात क्लियर? मधुशाला, मधुबाला, ये सब रचनाएं किनकी है? इन्हीं की है। बात क्लियर? बात क्लियर?
अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। और एक बात और, ये जो इनकी रचना है किस पर आधारित है? इनकी जो रचना है 1 नवंबर 1984 एक किस पर आधारित है? तो जब इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है उसी पर यह आधारित है। 1 नवंबर 1984 इंदिरा गांधी के हत्या पे आधारित है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो जो रक्त समूह प्रणाली की जो खोज है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आपका हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है आपका 15 सितंबर सन, थोड़ा सा मुझे भूल रहा है, 15 सितंबर सन थोड़ा सा मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, पर आप जरूर देख लीजिएगा, शायद ये 1939 में होता है। एक बार आप क्लियर कर ही लेंगे कि क्या इसका 15 सितंबर 1939 सही है या फिर मेरे दिमाग से थोड़ा सा स्किप हो रहा है, इसलिए आप एक बार जरूर इसको क्लियर कर ही लेंगे। ठीक है, यह हैदराबाद के तेलंगाना में है, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, तेलंगाना में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कराए कि संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मत से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था? ये नहीं पूछा है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, ये पूछ रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो किसने पेश किया था। तो आपको अच्छे से पता होगा कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन ये प्रश्न में नहीं पूछा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था। ये पूछा है कि सर्वसम्मत से उद्देश्य संकल्प को कब अपना लिया गया। तो वह अपना लिया गया था 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप हमें बताएंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो उद्देश्य प्रस्ताव था वह 13 दिसंबर 1946 को हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था और इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से अंगीकृत कर लिया गया। ठीक है, चलिए, और ये भी बात याद रखेंगे आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को, थोड़ा सा चलिए यहाँ पे मैं काट के लिख देता हूँ, 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इसमें आप हमें बताएंगे कि अस्थायी रूप से इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से आप बताएंगे। अस्थायी रूप से मैं बता देता हूं कि संविधान सभा की जब बैठक हुई थी तो अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को दिया गया था और अस्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हुए थे। बात क्लियर? ये बात जरूर याद रखेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था और उसके अस्थायी जो अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन अस्थायी जो सदस्य थे, अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं। ठीक है, अब कह रहा है अगला प्रश्न कि शैलों के खनिज घटकों के रासायनिक क्रिस्टलीय संरचना और भौतिक गुणधर्मों के अध्ययन को कहा जाता है। वो कहा जाता है, यानी कि अध्ययन को कहा जाता है खनिज विज्ञान। क्या कहलाता है? खनिज विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज के लास्ट प्रश्न की ओर। आज का लास्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र शाह द्वारा
किया गया था? सुरेंद्र साय, हाँ ठीक है, सुरेंद्र साय के द्वारा किया गया था। तो वह किया गया था संभलपुर विद्रोह। संभलपुर विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर? यदि यहाँ तक की बात क्लियर हो तो आज के प्रैक्टिस सेट 12 के जो भी आपके प्रश्न थे, 38 प्रश्न थे, वो सभी प्रश्न को हम लोग देख लिए। और ऐसा उम्मीद है मुझे कि आप सबको 38 प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी यदि हमसे कोई त्रुटि रह गई होगी तो आप जरूर हमें कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं अगले क्लास में उस त्रुटि को दूर कर सकूं। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर रोक देते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन एक अलग प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।